हेलो फ्रेंड्स, आज हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसे परिभाषित करते हैं कि ये होती क्या है। तो इसमें सीपीयू एक प्रोसेस को कुछ पूर्ण करने के बाद दूसरी प्रोसेस पर स्विच करता है। इसे ही हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अर्थात हमारा जो सीपीयू है वो रेडी क्यू से किसी एक प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करता है, फिर वह टाइम पूरा हो जाने के बाद दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, अर्थात कॉन्टैक्ट स्विच करता है दूसरी प्रोसेस पर। इसे ही हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसमें टाइम क्वांटा इकाई का प्रयोग किया जाता है कि इतने टाइम तक किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, फिर उसके बाद दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि हमें टाइम क्वांटा दिया गया है कि 2 टाइम तक ही हमें किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद दूसरी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें सबसे जो मेन होता है कि आपको रेडी क्यू, सबसे पहले प्रोसेस रेडी क्यू में आपको व्यवस्थित करनी होती हैं। यदि आप रेडी क्यू में प्रोसेस को आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो फिर उन्हीं प्रोसेस को आप गैंट चार्ट के द्वारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडी क्यू इसका कैसे बनेगा। तो इसमें ये देखा जाता है कि सबसे पहले प्रोसेस कौन आई है, सीपीयू के पास सबसे पहले प्रोसेस कौन आई है। जैसा कि दिया गया है कि प्रोसेस दी गई हैं, हमें 4 प्रोसेस दी गई हैं और अराइवल टाइम दिया गया है। P0 प्रोसेस का 0 टाइम पर आई है, P1 प्रोसेस 1 टाइम पे आई है। इसी तरह से उनका आने का टाइम दिया गया है और फिर उनका एग्जीक्यूशन का टाइम भी दिया गया है, वर्स्ट टाइम भी दिया गया है 5, 3, 1, 2, 3। तो इन्हीं की मदद से हम कंप्लीट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम को भी ज्ञात करेंगे और इनका एवरेज भी निकालेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें रेडी क्यू को बनाना होगा। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई हुई है, तो सबसे पहले हमारी प्रोसेस जीरो टाइम पर कौन आई है, P0 प्रोसेस आई हुई है। तो सबसे पहले हम P0 प्रोसेस को रेडी क्यू में रखेंगे और इसी P0 प्रोसेस को हम गैंट चार्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रोसेस गैंट चार्ट में हमेशा 0 टाइम से स्टार्ट होती है। तो चूंकि हमारी रेडी क्यू में सबसे पहले कौन सी प्रोसेस आई है, P0, तो हम P0 को एग्जीक्यूट करेंगे। और चूंकि टाइम हमें कितना दिया गया कि 2 टाइम तक ही हमें किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो हम 2 टाइम तक ही किसी एक प्रोसेस एग्जीक्यूट करेंगे, अर्थात हम P0 प्रोसेस को 2 टाइम तक ही एग्जीक्यूट करेंगे। अब हमने P0 प्रोसेस को 2 टाइम तक एग्जीक्यूट कर दिया तो कितने बचे, 3। ओके। अब हम देखेंगे कि गैंट चार्ट में हमारी P0 प्रोसेस 2 टाइम तक हमने एग्जीक्यूट कर दी है। अब हम देखेंगे कि 2 टाइम पर कौन कौन सी प्रोसेस हमारी अराइवल हो चुकी हैं। तो 2 टाइम पर देखते हैं हमारी कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं। P2 भी आ चुकी है और P1 भी आ चुकी है, P1 भी आ चुकी है। तो हम यहाँ पर रेडी क्यू में P1 को और P2 को डाल देंगे, क्योंकि 2 टाइम पर हमारी कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं, P2 और P1, क्योंकि P0 पहले ही आ चुकी है। ठीक है, तो हमारी 2 प्रोसेस को आना है, P1 और P2 को 2 टाइम पर। तो हमने उनको रेडी क्यू में P1 P2 को डाल दिया। अब यहाँ होता है कॉन्टैक्ट स्विच कि 2 टाइम पर आपकी सारी प्रोसेस आ चुकी हैं और अब P0 आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्योंकि P0 का टाइम अभी दिया गया है, शेष बची हुई है वो, तो पुनः उसी प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट रेडी क्यू में डालेंगे, पुनः उसी प्रोसेस को रेडी क्यू में डालेंगे क्योंकि उसका टाइम अभी शेष बचा हुआ है। अब रेडी क्यू में नेक्स्ट प्रोसेस कौन है, P1। तो हम P1 को एग्जीक्यूट करेंगे और कितने टाइम तक, टाइम क्वांटा 2 दिया गया है, तो 2 टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। 2 टाइम तक एग्जीक्यूट करना है तो 4। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि 4 टाइम पर कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं।
तो 4 टाइम पर P4 भी आ चुकी है और P3 भी आ चुकी है, क्योंकि P2 हमारी पहले ही आ चुकी हैं। ये प्रोसेस P1 P0 पहले ही आ चुकी हैं। तो 4 टाइम पर हमारी कौन कौन सी प्रोसेस आ चुकी हैं? P4 और P3। तो P3 और P4 को हम रेडी क्यू में डाल देंगे। अब चूंकि हमने P1 प्रोसेस को पूरी तरह से एग्जीक्यूट कर दिया है, कितने टाइम तक? 2 टाइम तक। तो यहाँ हम P1 प्रोसेस को 2 टाइम तक हम एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो कितना बचेगा? 1। क्योंकि अभी यह प्रोसेस शेष बची हुई है, इसे अभी एग्जीक्यूट होना है। P1 प्रोसेस पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हुई है, अतः यह अभी शेष बची हुई है। तो उसी प्रोसेस को हम फिर से रेडी क्यू में डाल देंगे, क्योंकि अभी वह शेष बची हुई है। अब नेक्स्ट प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे P2 को। P2 को एग्जीक्यूट करेंगे कितने टाइम तक? 2 टाइम तक ही हमें एग्जीक्यूट करेंगे P2 प्रोसेस को। तो 4 और +2 कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, तो P2 प्रोसेस को हमने 6 टाइम तक एग्जीक्यूट कर दिया। अब ठीक है, अब देखते हैं हम P2 प्रोसेस को। यहाँ पर गलती हो गई है, क्योंकि P2 प्रोसेस को 2 टाइम तक एग्जीक्यूट नहीं करना था। P2 प्रोसेस को कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करना था? केवल 1 टाइम तक। तो हमें 4 और +1 टाइम तक एग्जीक्यूट करना था। तो कितना हो जाएगा? 5। क्योंकि 2 टाइम, उसका टाइम एक ही दिया गया है, तो उसे हम एक ही टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। तो P2 प्रोसेस हमारी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम P2 को यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका कोई टाइम अब शेष नहीं बचा हुआ है। P2 प्रोसेस पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है, उसका कोई भी टाइम शेष नहीं बचा हुआ है। ये टाइम उसका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी, क्योंकि P5 पर हमारी सारी प्रोसेस आ चुकी हैं, तो हम रेडी क्यू से प्रोसेस को लेंगे। रेडी क्यू में फिर नेक्स्ट प्रोसेस कौन है? P0। तो हम P0 को एग्जीक्यूट करेंगे, और कितने टाइम तक करेंगे? 2 टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे हम P2 को। कितना हो जाएगा? 7। तो हमारी P0 प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी, और 2 टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे तो कितना बचेगा? 1। अब चूंकि P0 प्रोसेस शेष बची हुई है, तो पुनः P0 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट स्विच होगा, पुनः P0 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है P3। P3 को हम कितने टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे? P3 को 2 टाइम तक। तो हमारी P3 की 2 टाइम तक एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि इसका टाइम भी कितना दिया गया? 2। तो ये पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगी। कितना? 2 टाइम तक हम इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। तो P3 प्रोसेस हमारी पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है, पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। क्योंकि एस नहीं बची है, इसलिए P3 प्रोसेस को पुनः हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि यह पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब नेक्स्ट रेडी क्यू प्रोसेस है P4। तो P4 प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे कितने टाइम के लिए? 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ हमने 2 टाइम के लिए एग्जीक्यूट कर दिया P2 को। तो कितना बचेगा? 1। यहाँ कितने हो जाएंगे? 11। अब चूंकि हमारी P4 प्रोसेस शेष बची हुई है, तो पुनः रेडी क्यू में कॉन्ट्रैक्ट स्विच होगा और P4 प्रोसेस को पुनः रेडी क्यू में डाला जाएगा। तो हमारी P4 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो चुकी है, 2 टाइम के लिए हमने कर दी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है P1। अब P1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे कितने टाइम के लिए? 2 टाइम के लिए हमें एग्जीक्यूट करना है P1 को, लेकिन P1 का टाइम कितना दिया गया है? ओनली 1 दिया गया है। तो P1 को हम 1 ही टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। कितना हो जाएगा? 11, और 1 टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे P1, कितना हो जाएगा? 12। तो हमारी P1 प्रोसेस पूरी तरह से टर्मिनेट या एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो P1 प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब P1 हमारी यहाँ पर शेष नहीं बची हुई है, इसलिए P1 प्रोसेस को पुनः हम रेडी क्यू में नहीं डालेंगे। कॉन्ट्रैक्ट स्विच नहीं होगा P1 प्रोसेस का, तो ये पूरी तरह से टर्मिनेट हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी रेडी क्यू में है P0। तो अब हम P0 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। कितने टाइम के लिए करेंगे P0 प्रोसेस को? 2 टाइम के लिए, क्योंकि टाइम काउंटर 2 दिया गया, लेकिन हमें P0 प्रोसेस का टाइम कितना दिया गया है? ओनली 1। तो हम एक ही प्रोसेस तक इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारी पूरी तरह एग्जीक्यूट हो चुकी है, क्योंकि अब यह शेष नहीं बची हुई है, इसलिए हम इसे कॉन्ट्रैक्ट स्विच दोबारा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारी P0 प्रोसेस पूरी तरह से एग्जीक्यूट
हो चुकी है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है P4। तो आपकी P4 प्रोसेस बची हुई है। तो P4 का कितना बचा हुआ है 1। तो 13 और एक टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे P4 को 14। तो हमारी सारी प्रोसेस टर्मिनेट हो चुके हैं। ठीक है। तो आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को समझने के लिए सबसे पहले आपको रेडी क्यू को समझना होगा। आपको रेडी क्यू में प्रोसेस को डालना होगा। इसके बाद आप गैंट चार्ट में कोई प्रोसेस को आराम से डाल सकते हैं और उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब निकालते हैं हम टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा? सबसे पहले कंप्लीट टाइम को निकालना है हमें। तो याद रखना किसी प्रोसेस का शुरुआत का टाइम आपका कंप्लीट टाइम होता है। जैसे P0 प्रोसेस का किसी प्रोसेस का शुरुआत का टाइम CPU फर्स्ट टाइम होता है। CPU फर्स्ट टाइम होता है। और P0 प्रोसेस का लास्ट का टाइम क्या होगा? जैसे P0 प्रोसेस का 0 CPU फर्स्ट टाइम और 2 और P0 कहाँ दिया गया लास्ट में ये। तो ये इसका क्या कहलाएगा? कंप्लीट टाइम। ये इसका कंप्लीट टाइम कहलाएगा P0 प्रोसेस का। तो कंप्लीट टाइम क्या है P0 प्रोसेस का? लास्ट का टाइम कंप्लीट 13। P1 प्रोसेस का कंप्लीट टाइम क्या है? P1 लास्ट में कहाँ दिया गया है? P1 ही दिया गया 12। लास्ट का टाइम 12 इसका कंप्लीट टाइम होगा। फिर P2 प्रोसेस का P2 यहाँ दिया गया और कहीं पर P2 नहीं है। तो P2 का 5 इसका कंप्लीट टाइम कहलाएगा। फिर P3 प्रोसेस, आप गैंट चार्ट में देखेंगे कि P3 कहाँ है? ये है P3 और कहीं P3 नहीं है। तो P3 के लिए 7 कहलाएगा CPU फर्स्ट टाइम और 9 कहलाएगा इसका कंप्लीट टाइम। तो 9 हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर P4 प्रोसेस, तो P4 प्रोसेस कहाँ दी गई है? P4 ये दिया गया है और लास्ट में कहाँ दिया गया? ए। तो लास्ट P4 प्रोसेस का जो कंप्लीट टाइम क्या कहलाएगा? 14। तो 14 हो जाएगा। और P4 प्रोसेस का जो CPU फर्स्ट टाइम कौन कहलाएगा? 9, क्योंकि और कहीं प्रोसेस P4 नहीं दी गई है। तो P4 प्रोसेस का 9 CPU फर्स्ट टाइम कहलाएगा और 14 इसका कंप्लीट टाइम कहलाएगा। अब हमें क्या निकालना है? टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालते हैं? क्योंकि दिया गया अगर टर्न अराउंड टाइम को निकालने के लिए हमें कंप्लीट टाइम में से माइनस अराइवल टाइम को करना है। तो कंप्लीट टाइम कितना दिया गया है? 13 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया? 0। कितना हो जाएगा? ये 13 हो जाएगा। फिर P2 प्रोसेस का कैसे निकालना है? कंप्लीट टाइम P2 का दिया गया है 12 और अराइवल टाइम दिया गया 1। कितना हो जाएगा? 11। फिर P2 प्रोसेस का कैसे निकालेंगे हम? टर्न अराउंड टाइम कंप्लीट टाइम दिया गया P2 का 5 और माइनस अराइवल टाइम दिया गया है कितना? 2, 3 हो जाएगा। फिर P3 प्रोसेस का कंप्लीट टाइम 9 दिया गया है P3 का और अराइवल टाइम 3 दिया गया है। कितना हो जाएगा? 6। फिर P4 प्रोसेस का 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह से आप वेटिंग टाइम का भी निकाल सकते हैं। वेटिंग टाइम का निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टर्न अराउंड टाइम में से आपको माइनस वर्स्ट टाइम को घटा देना है। तो टर्न अराउंड टाइम आपको कितना दिया गया? 13 दिया गया और माइनस वर्स्ट टाइम कितना दिया गया है आपको? 5। कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 10, 11, 5 सॉरी 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा। इसी तरह से आपको टर्न अराउंड टाइम P1 प्रोसेस के लिए 11 माइनस आपको वर्स्ट टाइम कितना दिया गया? 3। कितना हो जाएगा? 8। इसी तरह आपको P2 प्रोसेस का निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया है? 3 और माइनस वर्स्ट टाइम कितना दिया गया? 1। तो कितना हो जाएगा? 2। इसी तरह आपको P3 प्रोसेस का निकालना है। तो टर्न अराउंड टाइम 6 दिया गया माइनस वर्स्ट टाइम कितना दिया गया? 0। तो 6 हो जाएगा।
इसी तरह P4 प्रोसेस को निकालना है तो इसका टर्न अराउंड टाइम 10 दिया गया, माने बर्स्ट टाइम कितना दिया गया 1, तो कितना हो जाएगा 9। तो इसी तरह आप राउंड रेस्पॉन्स टाइम भी निकाल सकते हैं कि CPU का फर्स्ट टाइम, अब CPU का फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, अब CPU का फर्स्ट टाइम मैंने बताया था किसी प्रोसेस का शुरुआत का टाइम CPU फर्स्ट टाइम होता है, तो हम P0 प्रोसेस का CPU फर्स्ट टाइम क्या कहलाएगा 0, तो 0 और माइनस अराइवल टाइम कितना दिया गया 0, तो कितना बचेगा 0। इसी तरह अब हम निकालेंगे किसका P1 का, तो P1 का CPU फर्स्ट टाइम क्या कहलाएगा 2, तो हम 2 लिखेंगे और माइनस अराइवल टाइम कितना 1, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, 1 आ जाएगा। इसी तरह P2 प्रोसेस का CPU फर्स्ट टाइम 4 हो जाएगा और माइनस अराइवल टाइम करना है हमें, तो अराइवल टाइम कितना है 2, तो 2 करेंगे तो 2 बचेगा। P3 प्रोसेस का CPU फर्स्ट टाइम कितना कहलाएगा 7 और माइनस अराइवल टाइम कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह P4 प्रोसेस का जो CPU फर्स्ट टाइम क्या कहलाएगा 9 और माइनस और अराइवल टाइम क्या हो जाएगा 4, हो जाएगा 5। अब हमसे पूछा जाएगा कि कंप्लीट टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रेस्पॉन्स टाइम का एवरेज टाइम निकालिए। किसी एक का एवरेज टाइम निकालिए, या टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालिए, वेटिंग टाइम का एवरेज निकालिए, या फिर रेस्पॉन्स टाइम का एवरेज निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, जैसे माना हमें टर्न अराउंड टाइम का एवरेज निकालना है, टर्न अराउंड टाइम का हमें एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालते हैं। तो करना कुछ नहीं है, एवरेज के लिए इन सारी प्रोसेस को आप ऐड कर दीजिए। जैसे आपका टर्न अराउंड टाइम कितना दिया गया सारी प्रोसेसों का 13, 11, 3, 6, 10 और कितनी प्रोसेस हैं 1, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस हैं, तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका 43 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8.6 मिली सेकंड आ जाएगा। तो ये था राउंड रॉबिन का एल्गोरिदम। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जो भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।